नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, आपका जो है सीटेट का पेपर जो है वह दिसंबर में होना निश्चित हुआ है। तो अब हम देखेंगे आपका जो है सीटेट पेपर के लिए आपकी तैयारी, और इसमें हम लेकर के आए हैं आपके लिए जो है सबसे पहला जो है आपका, वह है आपका पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे आज, और इसमें रहेंगे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? पहला प्रश्न कह रहा है कि कुडुक इज़ द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ, यानी कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। तो कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है, ये आपसे पूछा गया है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर झारखंड। तो ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि कुडुक कहाँ की भाषा है। तो कुडुक है आपकी जो है झारखंड की भाषा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? योर स्कूल इज लोकेटेड एट, योर हाउस इज लोकेटेड एक्स, यानी आपका जो घर है वह क्या है, एक्स पे लोकेटेड है, और आपकी स्कूल जो है वह वाई पे है। ऑल दो योर स्कूल इज जस्ट अपोजिट बट यूर कैनॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे इन बिटवीन, यानी यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक उत्तर, सपोज आपका घर क्या है, एक्स पर है, ठीक है, आप क्या है उत्तर की ओर जा रहे हो। आपका घर है आपका एक्स पे और आपको क्या है उत्तर की ओर जाना है, यानी आप उत्तर की ओर जाएंगे, ठीक है। सो यू फर्स्ट गो 100 मीटर नॉर्थ, आप 100 मीटर 100 मीटर ऊपर की नॉर्थ की साइड जाओगे। देन क्रॉस आ 75 मीटर लॉन्ग सबवे विच इज़ ड्यू टू वेस्ट, वेस्ट किधर हो जाएगा, इधर, यानी 75 मीटर इधर को गए आप, ठीक है। एंड फाइनली रीच योर स्कूल, फिर आप क्या है अपनी स्कूल पे पहुंच जाओगे, जो कि क्या है विच इज़ 100 मीटर ड्यू टू साउथ, जो कि नीचे को क्या है साउथ में है 100 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी स्कूल हो गई कहाँ पे, वाई पे। आपने एक्स से शुरुआत करी और वाई पे आप पहुँच गए, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल योर हाउस इज एट, यानी आपकी जो है वाई पर विद्यालय सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है, यानी आपको देखना है कि एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। 100 मीटर ठीक उत्तर में, 100 मीटर ठीक दक्षिण में, 75 मीटर, ये 75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 75 मीटर हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा आपका, 75 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है। 75 मीटर इधर है तो 75 मीटर इधर भी हो जाएगा। जो मैंने लाल किया है ये आपका 75 है, और ये भी आपका कितना है, 75 है, ठीक है। हरा आपका 100 है, तो 75 मीटर हो गया। ये आपका क्या है, स्कूल है, और एक्स पे आपका घर बोला है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू स्कूल वाई योर हाउस इज एट, ठीक है, आपका घर किधर को है ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 75 मीटर, यानी आपका स्कूल के सापेक्ष में आपकी घर की दिशा कौन सी है, तो इधर को जाओगे आप, तो इधर को क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, पूरब हो जाएगा इधर को। और यानी 75 मीटर, 75 मीटर ड्यू टू ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व की दिशा में, 75 मीटर पूर्व की दिशा में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका घर हो जाएगा। एक प्रश्न आपका सीटेट में जो है डायरेक्शन पे जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 75 मीटर ठीक पूर्व, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। अगला देखते हैं आपका, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम नागरकोइल, यानी कोई रेलगाड़ी जो है नागरकोइल से 5 जून को 2020 को प्रातः 4:05 स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 हो जाएगा, 2020 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2020 हो जाएगा, यहाँ पे 2020 को प्रातः 3:15 गांधीधाम पहुँचती है। रेलगाड़ी द्वारा चलाई गई दूरी इतनी है। तो यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल यानी स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, कितनी हो जाएगी। स्पीड सबसे पहले क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस बटा टाइम। तो हमको सबसे पहले डिस्टेंस कितना गया है, यानी दूरी कितनी है, दूरी है उसकी 2640, दूरी है 2640, और समय कितना लगा है, समय हमको पूछा गया है। अब आपको समय निकालना है, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। 5 जून को वह सुबह कितने बजे निकला, वह सुबह निकला 4:15 पर, ठीक है, 4:15 निकला। 6 जून को कितना हो जाएगा, 6 जून को आपका 4:15 पर कितने हो जाएंगे, 48 घंटे, कितने हो जाएंगे, सॉरी 24 घंटे हो जाएंगे, 48 नहीं 24, क्योंकि एक पूरे दिन लगा तो 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। फिर वह 7 जून को कितने बजे पहुंचा, 3:15 पे, यानी 1 घंटा पहले पहुंच गया। तो यहाँ पे लग रहे हैं हमको कितना, 24 घंटा लगा, ठीक है। यहाँ पे हमको कितना घंटा लगा, यहाँ पे 24 घंटा लगा था। यहाँ पे हमको लगा, ये फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। सबसे पहले क्या है कि आपकी जो ट्रेन है, मैंने बोला हमको निकालनी है चाल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टोटल दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वह कितना है, वह है आपका 2640, आपका क्या है, दूरी हो गई। 2640 कितनी हो गई आपकी, दूरी हो गई। इसको यहीं पे बताना पड़ेगा मुझे आपको, ठीक है। टोटल जो दूरी है, डिस्टेंस जो हो गया टोटल, वह हो गया 2640 किलोमीटर, 2640 किलोमीटर है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि आपको क्या है, समय निकालना है, हमें क्या है, समय निकालना है। टोटल समय कितना लगा, गाड़ी जो है वह क्या है आपका 5 जून को 4:15 पर आपकी निकलती है। 6 जून को 4:15 अगर वहाँ पहुँची तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टोटल 24 घंटा, क्योंकि एक पूरे दिन लगा उसको, तो 24 घंटा हो जाएगा। 7 जून को वह बोल रहा है 3:15 पर पहुँचती है, 3:15, यानी 1 घंटा पहले पहुँच गई। तो ये इसमें कितना लगा उसको इतने इसमें लगा होगा उसको कितना, 23 घंटा लगा उसका, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 47, ठीक है, 47 घंटा, यानी इतना टाइम उसको लगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि 5 से 6, 5 जून को निकला था, 6 जून को पहुंचा, तो टोटल हो गया 24 घंटा। अब 6 से 7 जून निकला, लेकिन 3:15, यानी 1 घंटा पहले, तो 24 में से 1 माइनस कर दे तो 23 आ गया, ठीक है। तो ये टोटल आ गया 47, तो ये आ गया कितना, 47 घंटा, ठीक है। अब हमको स्पीड निकालनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल चाल क्या होती है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 26,400 बटा आपका 47 हो जाएगा। तो अगर आप जो है इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 56 हो जाएगा, 56 से भाग जा रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 56। ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है ईवीएस में आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट बी कीपिंग, यानी लीची, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने के लिए सबसे अच्छी अवधि कौन सी है, कौन सा महीना रहेगा, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, या फिर अप्रैल से जून तक, ठीक है। बिहार में तो लीची का सीजन कब से कब तक रहेगा, तो ये हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं आपका। ये प्रश्न तो आपका सीटेट का फेवरेट है कि वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था, यानी वेलक्रो क्या होता है, आपने देखा होगा सब कुछ, जो आपका सैंडल होता है ना, जो आपका सैंडल होता है, एक तरफ आपका इस प्रकार से रहता है, एक तरफ आपका चिपकाने वाला रहता है, ठीक है, जिससे आवाज़ निकलती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलक्रो बोलते हैं, ठीक है। जैसा आपके जो बैग रहते हैं उनमें भी लगा रहता है वो आपका, ठीक है, उसे हम वेलक्रो बोलते हैं। तो इसका सबसे पहले आविष्कार किसने किया, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया आपका, ठीक है। आइजैक एसिमोव ने, रोनाल्ड रॉस ने, जॉर्ज मेस्टल ने और ग्रेगर मेंडल ने। मेंडल ने किस पे किया, आपका मटर पे किया परीक्षण, ठीक है। रोनाल्ड रॉस ने किस पे किया, आपका मच्छर पे किया, जिन्होंने क्या है मलेरिया के बारे में बताया, उन्होंने मच्छर का पेट फाड़ा। ये भी आपका क्योंकि एनसीईआरटी में, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि उन्होंने क्या है मच्छर का पेट फाड़ा और उसमें देखा कि क्या क्या पाए जाते हैं। तो ये था आपके रोनाल्ड रॉस, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि मलेरिया जो है वह क्या है, मच्छर की वजह से होता है मलेरिया जो है। आइजैक एसिमोव भी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंस्टल, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे जॉर्ज मेस्टल। मेस्टल याद है आपको बस, मेस्टल जो है उन्होंने वेलक्रो का उपयोग करना सबसे पहले सिखाया था।
अगला है आपका मैप पे प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं आपसे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश नहीं, मणिपुर नहीं, मेघालय नहीं, जम्मू कश्मीर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको तो आप कर सकते हो। 28 आपके राज्य हैं, 8 आपके क्या हैं? यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपका बिल्कुल नया प्रश्न है आपका कि हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किस में एल्युमिनियम की खान है, ठीक है। उड़ीसा में, असम में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में, कहाँ जो है आपका एल्युमिनियम सबसे सर्वाधिक पाया जाता है? तो वह पाया जाता है आपका उड़ीसा में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री हैज़ माइंस ऑफ एल्युमिनियम? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा के पास सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम है। ये आपका आ गया ब्रेल लिपि पे आपका। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है, ठीक है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुईस ब्रेल ने किया था, ठीक है। इनकी कहानी है, इन्होंने क्या करा था, बचपन में जो थे ये खेल रहे थे अपने, इनके पिताजी तो थे कुछ उनके इंस्ट्रूमेंट थे उससे खेल रहे थे ये, तो जो जैसे पेचकस वगैरह होता है, तो उनकी दोनों आंखें क्या है खेलते समय चली गई थी। तो उन्होंने बोला कि जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए उन्होंने क्या बनाया, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो इसमें कितने बिंदुओं पर ये आधारित होता है, ठीक है। इन द ब्रेल स्क्रिप्ट rows of raised dots are made on thick paper. This script is based on 6 डॉट, यानी 6 बिंदुओं पर यह आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखता है आपका, ये आपका जो है इस बार जो आपका यूटेट का पेपर था वो बहुत आसान पूछा गया था, लेकिन सीटेट का पेपर टफ पूछने लग गया आपका, ठीक है। जैसे आप ईवीएस देख सकते हो, जब आपकी ऑनलाइन शिफ्ट थी तो आपका जो है पेपर आसान था, लेकिन ऑफलाइन में होकर के आपका पेपर जो है थोड़ा टफ पूछने लग गया है, चाहे ईवीएस हो कुछ भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। इसलिए आपको मेहनत करनी, क्योंकि दिसंबर में आपका पेपर है। तो अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला कह रहा है, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरीके के कार्य होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और यह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है, ठीक है। मृदा को खोदकर नरम बनाना, यानी डिगिंग टू लूजन द सॉइल। प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, कटिंग द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियन। बीज बोना, यानी सोइंग ऑफ सीड्स। खरपतवार हटाना, यानी वीडिंग। या फिर प्याज को उखाड़कर निकालना, यानी प्लगिंग द ऑयल आउट, ऑनियन आउट, ठीक है। यानी प्याज के बारे में आपसे पूछा गया है कि प्याज को आप किस तरह से बोएंगे, किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, कौन कौन से इसके चरण हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मृदा को खोदकर आपको नरम बनाना है, यानी ऑप्शन फर्स्ट ये हो जाएगा। सबसे पहले मिट्टी खोदोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीज बोएंगे आप, फिर प्याज का जो बीज बोएंगे आप, बीज बोते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, जो है खरपतवार हटाएंगे, ठीक है। बीज बोने के बाद खरपतवार हटाएंगे, कुछ उगा हुआ खरपतवार हटाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, ठीक है। फिर प्याज की सूखी पत्तियां काटेंगे आप, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ से पूछा गया है कि प्याज को उखाड़ कर निकालना, यानी 5वां ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका ACDBE, 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 ठीक है, ACDBE, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, हमारे देश में एक स्थान है जहां जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये आपका सीटेट का फेवरेट प्रश्न है कि ठंडा रेगिस्तान किसे बोलते हैं हम, ठीक है। देयर इज ए प्लेस इन अवर कंट्री कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। दिस एरिया इज हाई, ड्राई एंड फ्लैट। दिस एरिया इज इन, कहाँ है ये एरिया? शिलोंग में है, दार्जिलिंग में है, शिमला में है या फिर लेह लद्दाख में है? तो ये एरिया कहाँ है आपका, ये एरिया आपका लेह लद्दाख को क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं, ठीक है, जिनके भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आलू टमाटर के अंदर क्या, टमाटर के अंदर बीज होते हैं, आलू के अंदर बीज नहीं होते हैं, ठीक है। और आपका जो हो जाएगा, प्याज के अंदर बीज नहीं होता, ठीक, 2 के अंदर आपका बीज नहीं होते हैं। तो आपके ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है आपका,
ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। जहाँ पे भी आलू आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। आलू आ गया गलत, आलू आ गया गलत, ठीक है। और यहाँ पे भी आलू आ गया गलत, और यहाँ पे प्याज आ गया गलत, यानी ऑप्शन सी लग रहा है मुझे। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। करेला में बीज नहीं होता है, खीरा में बीज नहीं होता है, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, इन सभी में क्या होता है, सॉरी इनमें क्या होता है, बीज होता है, ठीक है। करेला में बीज होता है, खीरा में बीज होता है, चीकू में बीज होता है, भिंडी में बीज होता है, नाशपाती में बीज होता है, टमाटर बीज होता है, ठीक है। केवल किसमें, प्याज और आलू में क्या है आपका बीज नहीं होता है। ऑप्शन कैंसिल करना आना चाहिए आपको, ठीक है। अगला देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोकर बिताता है, ठीक है, और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष होती है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है, ठीक है। ये आपका कई बार आपका प्रश्न पूछा गया है, ये आपको बता देता हूँ, ये आपका स्लॉथ है। क्या बोला मैंने आपको, स्लॉथ है ये जानवर। यानी आपका इंग्लिश में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लुक लाइक बियर, यानी भालू की तरह दिखता है बट ये भालू नहीं है। ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि यह दिन में कितने 17 घंटे क्या है एक ही पेड़ पर बिताता है, उसी पेड़ की पत्तियां खाता है और सोता रहता है, ठीक है। उसी पेड़ में सोता है, उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। इसकी एवरेज लाइफ कितनी होती है, 40 साल तक यह जीवित रहता है। और यह अपने पूरे जीवन काल में केवल किस पे 8 जो पेड़ हैं उन्हीं पर यह मुश्किल से जा पाता है, यानी इतना आलसी रहता है। तो ये हो जाएगा इसका स्लॉथ, बोला मैंने आपको, ये जानवर होता है स्लॉथ, भालू की तरह दिखता है। ये आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्लॉथ। अगला देखते हैं आपका, ये आपका पूछा गया है कि कॉलम 1 में दिए गए स्थानों के नाम कॉलम दूसरे के दिए गए उक्त स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों से सही विवरण से मिलान कीजिए। आपको बताने कि कहाँ के घर किस प्रकार से होते हैं, तो आपको बता देता हूँ मैं आपका। यहाँ पे जो है आसाम के, सबसे पहले आपको याद रखना है, आसाम का घर जो होता है वह किससे होता है आपका, जो बांस के खंभों पर बना रहता है, ठीक है। आसाम का घर जो होता है बांस के खंभों पर बना रहता है, यानी जो है असम का हो जाएगा कितना, तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तीसरा, इसका हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा हो जाएगा। फिर लद्दाख के लकड़ी के घर, लद्दाख लकड़ी के जो होते हैं, यानी लद्दाख में किस प्रकार से घर होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो पत्थर से बने घर लकड़ी के होते हैं, यानी ऑप्शन बी का दूसरा ही हो जाएगा, ठीक है। यही होता है, पत्थर के बने घर लकड़ी के होते हैं। ये थोड़ा इधर हो गया, प्रिंट हो गया है, ठीक है। और फिर कहता है मनाली के घर किस प्रकार से होते हैं, तो मनाली के घर पत्थर लकड़ी से बने ढालू छत के, क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरती है तो क्या होता है, ढालू छत के होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। राजस्थान के घर किस प्रकार से होते हैं, मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों से बने घर कहाँ होते हैं, आपके राजस्थान में होते हैं, ठीक है। ये आपका ऑप्शन 5th हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा दूसरा, और सी का हो जाएगा पहला, और डी का हो जाएगा पाँचवा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन प्रिंट नहीं हो रखे हैं। इस इंग्लिश में देखिए आपका ए का तीसरा, बी का दूसरा, ठीक, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। एक बार आप फिर देख लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आसाम के घर मैंने बताया किस प्रकार के होते हैं आपके, आसाम के घर जो होते हैं वहाँ, क्योंकि क्या होती है असम में बाढ़ आती है, इस प्रकार से उनके बांस के खंभों पर बने घर होते हैं। लद्दाख के घर किस प्रकार, लद्दाख के घर पत्थर के बने होते हैं, ठीक है, और लकड़ी से बने रहते हैं। और मनाली हिमाचल प्रदेश के घर आपको जो है ढालू छत के होता है, ढालू छत हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ बारिश गिरती है। और राजस्थान में आपका क्या है, कटीली झाड़ियों से बने हुए घर होते हैं उनके, जिनकी छतों पर क्या है, कटीली झाड़ियाँ यूज होती है, ठीक है। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह कौन सा देश है। यानी अगर आपका ये पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे हम हैं, तो हमारे नीचे सब कौन होगा, अल्जीरिया होगा, अर्जेंटीना होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, या फिर ऑस्ट्रिया होगा। तो ये आपका नया प्रश्न है, आपका सीटेट ने पूछा है, तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़ पीड़कनाशियों का आधिक्य में उपयोग करने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को, ठीक है,
In order to get more yield from his fields, a farmer is growing paddy crops over and over and again, using excess of fertilizer and pesticides. These practices will help the soil of his field. यानी किसान जो है वह क्या है, अपनी एक ही फसल को बार बार उगा रहा है और वह क्या कर रहा है, बहुत से फर्टिलाइज़र उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है। तो ऐसा वह क्यों कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है, आपको बताना ऐसा वह क्यों कर रहा है। केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बनाएगा, जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, या फिर अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयोग बताएगा, यानी अल्टीमेटली अनफिट फॉर ग्रो एनी क्रॉप, यानी इसमें कोई क्रॉप उगेगा नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वह किसी फसल को उपजाऊ बना रहा है या फिर जोत रहा है कुछ चीज़, वह ज़्यादा उर्वरक डाल के या फिर ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल के, फर्टिलाइज़र डाल के उस सॉइल को, उस मृदा को क्या है, ख़राब कर रहा है। ठीक है, क्या है, इससे क्या हो जाएगा कि कोई भी उसमें फसल क्या है, उगने लायक नहीं रहेगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल नए प्रश्न है आपके सीटेट के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। आपके ईवीएस में कितने थीम गई हैं? 6 थीम्स आर गिवन इन ईवीएस। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? फैमिली एंड फ्रेंड्स। फूड, फिर खाना चाहिए आपको, फिर पानी चाहिए आपको, फिर शेल्टर चाहिए आपको, तब आप घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे, फिर आप थिंग्स वी मेक एंड डू। फिर इनकी सब थीमें भी दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका फैमिली परिवार, फिर होता है आपका फूड चाहिए आपको, फिर आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, पानी चाहिए पीने को, फिर आपको क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए रहने को, शेल्टर भी चाहिए, घर वगैरह। उसके बाद आपको चाहिए ट्रैवल, यानी आप भ्रमण भी करोगे। उसके बाद आप थिंग्स वी मेक एंड डू, कुछ काम भी करोगे, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये आपके 6 थीमें होती हैं आपकी ईवीएस में, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इन्हीं से आपका प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा इनमें से गलत कह रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पौधे जानवर नहीं, ये गलत हो जाएगा। परिवार और दोस्त बिल्कुल हैं आपके, भोजन है आपका, और पानी और यात्रा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी लग रहा है मुझे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, क्योंकि परिवार और दोस्त मैंने आपको बोला, फैमिली एंड फ्रेंड्स फर्स्ट पे, फिर आपका भोजन चाहिए आपको, ठीक है, फिर पानी चाहिए आपको, फिर आप यात्रा करेंगे, यात्रा भी करेंगे, तो 4 थीम ये हो गए आपके। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छा तरीका क्या है? मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो एक फाइल होती है जिसमें शिक्षार्थी का सब कुछ लिखा जोखा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, अच्छा तरीका क्या है आपसे पूछा, यानी आपको यहाँ पे क्या है, यह कौन सा आपका, ये मल्टीपल चॉइस है, यानी आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन सा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, यानी बच्चा क्या काम कर रहा है, क्या उसने कार्य किया, उसका चयन करना। बिल्कुल ये आपका पोर्टफोलियो में रहता है। अगला कह रहा है, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। बिल्कुल सही, ये भी आपका पोर्टफोलियो में रहता है। शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना नहीं, इसमें क्या होता है? शिक्षक बनाता है पोर्टफोलियो को, ना कि शिक्षार्थी बनाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये कह रहा है कि शिक्षार्थी से अपने काम का चयन करवाना है, यानी वह अपने पोर्टफोलियो खुद बनाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक शिक्षक को बनाना पड़ता है। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। बिल्कुल ऑप्शन डी भी सही है, ए बी सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ए बी सी, सॉरी ए बी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका, According to NCF 2005, which of the following is true about सिलेबस ऑफ ईबीएस, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से सीबीएसई के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? सॉरी, ईबीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। पहला कह रहा है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपका ईवीएस जो होता है, पर्यावरण जो होता है, वह पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका पर्यावरण। सबसे पहले क्या आता है? आपका पर्यावरण आता है। इसमें क्या होता है आपका, हमें क्या है, हम बच्चों को क्या है, पर्यावरण पढ़ाते हैं। एक ही किताब पर्यावरण की रहती है, उसमें आपका विज्ञान भी होगा और उसमें आपका सामाजिक विज्ञान भी होगा, यानी एसएसटी भी होगा, सोशल स्टडीज़ भी होगा। तो
ईवीएस की पुस्तक में कितने जो होते हैं आपके कितने सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं? पर्यावरण भी रहता है, विज्ञान भी रहता है और एसएसटी भी रहता है, ठीक है? यानी एक ही किताब में 3 सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए आपका अलग-अलग नहीं होता है। ये आपका 5वें से होता है कि विज्ञान अलग हो जाएगा, एसएसटी अलग हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा 3 से 5वीं कक्षा तक है, तो उसको हम क्या है पर्यावरण भी उसी में पढ़ाते हैं और आपका विज्ञान भी उसी में और एसएसटी भी किसमें पर्यावरण की किताब में पढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये आपका यहीं पे इसी पे आपका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? चलिए हम देखते हैं आपका पहला क्या कह रहा है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है? ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा का एकीकरण है। डी कह रहा है आपका कि ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा यानी तीनों सब्जेक्ट हैं उसमें। विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है और पर्यावरण शिक्षा का एकीकृत है, बिल्कुल। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ईवीएस सिलेबस इज इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, सोशल साइंस एंड साइंस। डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है? एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है, ठीक है? An EVS teacher asks his or her learners to conduct a survey on different fuels used in the neighborhood. Which of the following process skills can be developed during the conduction of this survey? ठीक है, तो ये आपका 1900 प्रश्न है। परिकल्पना बनाना, समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग करना, रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग स्किल यानी सुनने के कौशल और पूर्व अनुमान या फिर रिपोर्टिंग का कौशल, ठीक है? इसमें आपका पूछ रहा है आपको सर्वे करना है, तो यानी आपको जब सर्वे करोगे तो कुछ आप क्या रिकॉर्ड करोगे। सपोज आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है कि आपको सर्वे करना है कि कितने पड़ोस में रहने वाले जो है किस किस ईंधन का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले क्या उनकी रिकॉर्डिंग करोगे, कोई पुस्तक कोई किताब लोगे, कोई कॉपी लोगे, उसमें रिकॉर्ड करोगे, ठीक है? कि कौन क्या करता है, किसका नाम पता, ये सब लिखोगे और सॉरी, फिर आप क्या करोगे उनके सुनने के कौशल भी आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अगला देखते हैं आपका 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। सीखने के निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं, ठीक है? यानी सीखने के बारे में आपका कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है? इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। फैसला सुनाना बच्चे के उसमें गलत हो जाएगा, ठीक है? इसे सीखने की स्थिति में निहित किया जा सकता है, बिल्कुल बच्चा सीखेगा इससे। सॉरी, ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि इसे सीखने की स्थिति में निहित किया जा सकता है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। अगला कह रहा है कि यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है, कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करता है, ये भी आपका क्या है गलत ऑप्शन हो जाएगा। यानी बी और सी आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल बी और सी, ठीक है? ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया आपका। तो स्टूडेंट्स कैसे लगे आपको क्लास, प्लीज़ आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही आपके सीटेट पेपर तक मैं आपको तैयारी कराऊंगा और होप दैट आप जो है चैनल को सपोर्ट करेंगे जिस प्रकार से आपने यूटेट में सपोर्ट किया था। ऐसे ही क्योंकि पिछले साल जितने प्रश्न थे मैंने कराए थे आपके ज़्यादा से ज़्यादा बहुत प्रश्न पूछे गए थे आपके सीटेट में। तो होप दैट आप चैनल को सपोर्ट करेंगे और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अगर आपको क्लास पसंद आ रही है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका। कुणाल ने कपड़ों के बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त है, यानी इसके अतिरिक्त यानी गलत ढूंढना है आपको, इसके अतिरिक्त, ठीक है? आप प्रश्न जरा ध्यान से पढ़िएगा, इसके अतिरिक्त पूछा गया है, ठीक है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है? तो शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करे, बिल्कुल करेगा। शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीक को सराहना करेगा, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करेगा,
तो ये तो गलत हो जाएगा कि वह शिक्षार्थियों को जो है स्थानीय भाषा सीखने में मदद करे, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। टाई और डाई को हाथ में करने के अनुभव को प्रदान करेगा, बिल्कुल सही। ये नहीं है कि वह क्या है, जो आपका जो रंगाई करने वाला आपने जो स्कूल में बुलाया है, वह क्या है बच्चों को स्थानीय भाषा सिखाएगा, ये कहाँ से सिखाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल अच्छे प्रश्न लिए गए हैं आपके जो है पेपर से, ये 2022 का पेपर है आपका, ठीक है। अगला है, Meher has few students in class who have been displaced from their native place due to natural disaster and have problem adjusting in school environment. As a EVS teacher, you would यानी कुछ मेहर के पास कुछ बच्चे हैं जो कि क्या हैं आपका आपदा प्रभावित क्षेत्रों से आए हुए हैं और वो नए समाज से आए हैं, मतलब नई जगह आए हैं, तो उनको क्या एक शिक्षक ईवीएस शिक्षक के होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, आपसे पूछा गया है कि धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके, यानी आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, आप केवल धैर्यवान बनेंगे, ये तो गलत कह रहा है। केवल केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी हेल्प देम टू इंटरेक्ट मोर विद द अदर स्टूडेंट्स एंड शेयर देयर स्टोरीज, ताकि बच्चे भी उनसे उनके कल्चर को सीख सकें, उन्हें क्या है स्वीकार कर सकें, ताकि वह भी क्या है औरों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। तो 22वें का हो जाएगा ऑप्शन डी। समुदाय संसाधन के रूप उपयोग करने का औचित्य है, द रेशनल यूज फॉर यूजिंग कम्युनिटी एज ए रिसोर्स इज दैट, ठीक है। आपका क्या बोल रहा है, ये आपका 23वां प्रश्न है, यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है, यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने का फैसले में मदद करता है, समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है, शामिल नहीं करना क्योंकि समुदाय नाराज होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर मैंने आपको बोला जो बड़ा लिखा रहेगा वही आपका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा, यह क्रियाकलाप विकास में सहायक होगा, ठीक है। यानी उसने मानचित्र खींचने को कहा, तो ऐसा किस कौशल का वह विकास करना चाहती है, पूर्व अनुमान और गणना के कौशल, आंकड़ों के अभिलेखन का, या फिर अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ का, या फिर भूदर्श भूदृश्यों को खींचने का कौशल का, ठीक है। स्किल्स ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, रिकॉर्डिंग डेटा, स्किल्स ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि वह बच्चों में क्या सिखा रही है, उसने मानचित्र खींचने को बोला, यानी मैप ड्रॉ करने को बोला उसने क्लासरूम का, तो इससे वह क्या है बच्चों में कौन सी समझ पैदा कर रही है, रिलेटिव पोजीशन यानी सापेक्ष स्थिति की, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, यानी विकास के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है, नहीं है यानी आपको क्या है गलत ढूंढना है, मैंने बोला जहाँ पे भी नहीं आएगा वहाँ पे आपको क्या है गलत ढूंढना है। चलिए क्या कह रहा है आपका, हिंदी में देखेंगे यहाँ पे कि विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन विद्याओं से परे हो जाए, या फिर परीक्षा को आसान बनाना, या फिर पाठ्य चर्चा को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे। आपको पूछा गया है नोट यानी गलत ढूंढना है आपको, तो विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना बिल्कुल सही है, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन विद्याओं से परे हो यानी रटन ना हो बिल्कुल सही है, परीक्षा को आसान बनाना, या फिर डी कह रहा है पाठ्य चर्चा को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से सीमित ना रहे, बिल्कुल सही, ये भी सही है, लेकिन परीक्षा को आसान बनाना ये नहीं है आपका जो है विकास का मार्गदर्शन सिद्धांत, इसका सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी क्योंकि हमें नहीं पूछा गया था। चलिए अब आगे देखते हैं आपका, आगे क्या कह रहा है आपका, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा, किससे आपको बचना होगा, यानी आपको गलत नहीं ढूंढना है, बचना होगा यानी गलत ढूंढना है, ठीक है। जानकारी एकत्रित
करने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करने से, ठीक है, या फिर अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्कालीन रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, या फिर आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से, किससे आपको बचना है ये आपसे पूछा गया है। जानकारी एकत्रित करना बिल्कुल सही है, सटीक विवरण करना सही है, समूह का उपयोग करना बिल्कुल सही है, लेकिन आकलन करते समय तकनीकी भाषा यानी आपका जो है टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, ये यूज़ नहीं करना है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखता हूँ आपका। ये आपका बड़ा प्रश्न है, देखते हैं हम क्या बोल रहा है। देयर इज ए स्टोरी इन क्लास 5th अबाउट रोनाल्ड रॉस हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 1902 फॉर डिस्कवरी दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया व्हाइल वर्किंग इन हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद। ठीक है, सिकंदराबाद कि ये कहानी है आपका 5th में। एक आपका जो कहानी है रोनाल्ड रॉस की, मैंने बताया था, जिन्होंने क्या बताया था कि मलेरिया जो होता है वह क्या होता है, किससे होता है, मच्छरों के काटने से होता है। ही डिटेल इन हिज ओन वर्ड्स हाउ ही स्पेंड चेजिंग मॉस्किटोज, कटिंग ओपन मॉस्किटोज स्टोमक एंड ऑब्जर्विंग इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। यानी उन्होंने क्या है, मच्छर के पेट को काटा और इससे उन्होंने क्या है, परीक्षण किया कि जो मलेरिया जो होता है वह किससे होता है, मच्छर के काटने से होता है। वट वुड बी द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग रोनाल्ड रॉस स्टोरी इन ईवीएस। यानी रोनाल्ड रॉस की कहानी को शामिल करना क्यों ज़रूरी था आपकी ईवीएस की पुस्तक में। ठीक है, तो देखते हैं क्यों शामिल था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कि शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना। ठीक है, बिल्कुल ये सही कह रहा है आपका, ए ऑप्शन आपका सही है। बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना। कहानी लिखने के लिए नहीं, ये तो गलत हो जाएगा आपका। शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना जहाँ पे बोला मैंने आपका, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है आपका। और अगला कह रहा है आपका, अगला कह रहा है आपका यहाँ पे कि विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, यानी जो आपका विज्ञान है उसकी इतिहास की सराहना, ये भी आपका सही है। तो केवल आपका बी गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, आपका बी इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए सी डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। भूषण अपनी कक्षा दूसरे की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकत्रित करना चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कि कक्षा के संपादन के लिए सबसे उपयुक्त होगा। यानी भूषण वांट्स टू इंटीग्रेट द थीम ट्रैवल इन हिज लैंग्वेज क्लासरूम। व्हाट वुड यू सजेस्ट एज अ मोर सुटेबल रिसोर्स फॉर हिज क्लासरूम ट्रांसैक्शन। ठीक है, ट्रैवल के बारे में बच्चों को सिखाना चाहता है, तो कौन सा उसके लिए बेस्ट रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। कि यात्रा पर सर्वदिष्ट क्लिप इकट्ठा करना, ऑडियो विजुअल क्लिप ऑन ट्रैवल, यात्रा पर कविता लिखना, यातायात के साधनों पर मॉडलिंग यानी मोड्स क्या क्या यूज करे हैं उसके बारे में जानकारी करना, या फिर बच्चों के यातायात पर अपने अनुभवों को साझा करना, यानी चिल्ड्रंस ओन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवल। डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, कि बच्चे जो हैं अपने जो है खुद के अनुभवों को साझा करेंगे। ठीक है, और डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करते हैं और जानना चाहते हैं कि उससे माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे। ठीक है, यानी एक गरीब बच्चा है, उसके माता पिता उसको कक्षा में स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रखेंगे। कि केवल आप पाठ योजना तक सीमित रखेंगे, गलत हो जाएगा। पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति का व्याख्यान करेंगे, गलत। इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग यानी क्लास में चर्चा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे, यानी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके जो है जो लड़का है, उसके जो पड़ोस में जो बच्चा है वो भिखारी है, तो उसको जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि बच्चों की क्या राय है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एक अलग विषय नहीं है यह, भी क्या है आपका, एक पर्यावरण का हिस्सा है आपका। ठीक है, अगला है, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि यानी आपका खेल और पहेलियाँ जो है वह ईवीएस के शिक्षण को जो है अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, आपसे यह पूछा गया है। ठीक है, खेल विधि क्यों आपकी इंपॉर्टेंट है, वे कक्षा को
एक एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं, यानी दे प्रोवाइड ब्रेक फ्रॉम क्लासरूम मोनोटोनी। वे शिक्षार्थियों को मज़े कराने का समय प्रदान करते हैं। मज़ा कराना गलत हो जाएगा। वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने के लिए देते हैं, या फिर इनका कक्षा में संपादन करना आसान होता है। कि आसान होता है इसलिए आप जो है बच्चों को खेल और पहेलियाँ कराते हो, नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने के लिए देते हैं, यानी दे अलाउ लर्नर्स टू डिस्कवर द पैटर्न्स ऑन देयर ओन। सी हो जाएगा इसका ऑप्शन, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, सी हो जाएगा। ब्रेक के लिए भी नहीं कि कक्षा में विराम करने के लिए आप जो है कहानी सुना रहे हो, नहीं। या कविता खेल करा रहे हो, नहीं। इसका सही आंसर होगा दे अलाउ लर्नर्स टू डिस्कवर पैटर्न ऑन देयर ओन, यानी वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने के लिए मदद करते हैं, इसलिए आप जो है खेल और पहेलियाँ आपकी कक्षा में कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके बाइलिंगुअल प्रश्न है। इसमें मैंने आपको इंग्लिश में भी आपका जो है लाया हूँ, और हिंदी में भी लाया हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपको एमसीक्यू की मिलती रहेगी, क्योंकि आपका जो है कंटेंट जो है कम है, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा क्या होता है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ईवीएस में। तो ये आपका पेपर 1 के लिए है, और आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कौन सी आपको सीरीज़ चाहिए, वह मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ ज़रूर लाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सीटेट का पेपर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जाए। तो चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।